नाज़रीन आदाब, 15 जून 2021 मुताबिक 4 ज़िक़ात के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना वबा के सबब तवील अरसे से बंद स्कूलों को अब खोलने का फैसला लिया गया है। दर्जे यकुम से 8 तक के स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ असातिज़ा और मुलाजिमीन को ही बुलाया जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश बेसिक तालीम बोर्ड के सेक्रेटरी प्रताप सिंह ने इसके अहकामात जारी कर दिए हैं। 8वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूलों के लिए अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बेसिक खुल रहे हैं तो ये स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। असातिज़ा इस दौरान बच्चों की नामजदगी का काम करेंगे। इसके साथ ही मिड डे मील का पैसा भी सरपरस्तों अकाउंट में जाए, इसके लिए कहा गया है। इसकी लिस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। वहीं कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर से बच्चों और लड़कों को बचाने के लिए रियासत में 50 लाख किट तकसीम किए जाएंगे। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने रिहायशगाह से हरी झंडी दिखाकर 17 लाख किट जिलों के लिए रवाना कर दी है। बाकी 33 लाख दवा किट जल्द भेज दी जाएगी। इस दौरान वज़ीर आला योगी ने कहा कि हम तीसरी लहर लड़ाई की तैयारी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आज उनमें जिले ऐसे हैं जहाँ एक भी केस नहीं आया है। गुज़िश्ता साल कौमी राजधानी में हुए तशद्दुद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल तन्हा, जेएमयू तालिबा नताशा निर्वाल और दिवाना कलिता को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एहतिजाजी मुजाहरा करना दहशतगर्दी नहीं है। काबिल जिक्र है कि तीनों को गुज़िश्ता साल फरवरी महीने में दिल्ली में हुए तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बाद में लोगों के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मी इंसदाद एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी लगाया गया था। हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मुरद्दिल और जस्टिस अनूप जयराम की बेंच ने तीनों मुजरिमीन को जमानत देने से इनकार करने वाली ज़ेली अदालत के हुक्म को खारिज कर दिया है और उनके जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये कि मरकजी हुकूमत के जरिए तश्कील एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान में वैक्सीन से होने वाली पहली मौत की तस्दीक कर दी है। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकारी के मनफी असरात यानी साइड इफेक्ट्स का पता लगाने के लिए एक सरकारी पैनल AEFI स्टडी कर रहा है। इस पैनल ने टीकाकारी के बाद एक शख्स की मौत की तस्दीक की है। AIFI कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च 2021 को एनाफिलैक्सिस के सबब एक 68 साल बुजुर्ग की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को टीका लगाने के बाद काफी संगीन एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। राजस्थान में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का वाकया सामने आया है, जहां ज़राअत के लिए गाय ले जा रहे किसान को गाय स्मगलिंग के शुबे में गौरक्षकों की भीड़ ने इतना पीटा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। मामला चित्तौड़गढ़ जिला का है, जहां भीड़ ने लाख मिन्नत समाजत के बाद भी राजस्थान से गाय खरीद कर मध्य प्रदेश के झाबुआ ले जा रहे 2 किसानों की पिटाई कर दी। उनमें से एक ने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया और दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। एक और खबर के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला कमलनाथ ने कहा है कि महंगाई से राहत दिलाने का नारा देने वाली मोदी हुकूमत में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कमलनाथ ने आज ट्वीट के जरिए कहा, महंगाई से राहत का नारा देने वाली मोदी हुकूमत में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से खुर्दा महंगाई की शरह मई में बुलंद तरीन सतह यानी 6.3% पर पहुंच गई है। अवधनामा में शायद जिले की खबरों में मुमताज इल्मी अदबी और समाजी तंजीम अमरोहा फाउंडेशन के सदर फरमान हैदर ने बताया कि फाउंडेशन के 10 साल मुकम्मल होने की खुशी में फाउंडेशन 10 आलमी मुशायरों का इनेकाद करेगी। ये तमाम मुशायरे उन तमाम अदबी शख्सियत के नाम होंगे जिन्होंने अमरोहा का नाम अदब के हवाले से पूरी दुनिया में रोशन किया है। अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से आज बरोज़ से लगातार 10 आलमी मुशायरों का इनेकाद किया जा रहा है। काबिल जिक्र बात है कि अमरोहा फाउंडेशन ने गुज़श्ता 10 सालों में अदबी और समाजी खिदमात के हवाले से अहम खिदमात अंजाम दी हैं, जिसमें मुल्क की मुमताज शख्सियात क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, शीला दीक्षित, गवर्नर सिफ्त रजी, आरिफ मोहम्मद खान, मौलाना जावेद आबिदी, IPS कमर अहमद, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, स्वामी अग्निवेश, आचार्य प्रमोद जैसी नामवर शख्सियात ने हिस्सा लिया है। बरेली से खबर है कि मुल्क के सबसे बड़े महकमों में से एक रेलवे महकमा न सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन के लिए जरिए माश है, बल्कि लाखों गैर सरकारी मुलाजिमीन भी बराह रास्त यहाँ काम करके अपने कुंबे की 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से रेलवे महकमा ने रेलों की आमदो रफ्त पर पाबंदी लगा दी है, लिहाजा यहाँ दिन रात मेहनत मजदूरी करके कुंबे को पालने वालों के पास अब कोई काम नहीं है। यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों की आमदो रफ्त की चहल पहल से तमाम सामान की खरीदो फरोख्त भी होती है। फल, खाना, पानी, चाय से लेकर बच्चों के
खिलौने की खूब फरोख्त होती थी। ऐसे में एक ठेले और खोंचे वाला रोजाना कम से कम 500 से 700 रुपए तक की आमदनी कर लेता था, जिससे उसके बच्चे खाना भी खाते और तालीम भी हासिल करते। लेकिन कोरोना की वजह से नाफिज लॉकडाउन ने दाने दाने को मोहताज कर दिया है। शहनाई के मारूफ फनकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने फन की बदौलत पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल किया और भारत के सबसे आला एजाज भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। बनारस में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर को जाने वाली सड़क सीवर लाइन के गंदे पानी में डूब चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये हालात करीब 2 हफ्ते से हैं, जिस पर न ही म्युनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान तवज्जो दे रहे हैं और न ही जिला इंतजामिया इस जानिब कोई इक़दामात कर रहा है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से लगे हुए पत्थर भी गंदे पानी में डूबे हुए हैं। इसके बावजूद इस जानिब किसी अफसर की तवज्जो नहीं है। काबिल जिक्र है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के एजाज में कई बरस पहले बनारस म्युनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से उनके घर की तरफ जाने वाली सड़क को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से मौसूम किया गया था और उनके नाम से पत्थर भी नस्ब किए गए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उस सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है। देवबंद इलाके में यह अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि अगर वैक्सीन लगवाई तो बच्चे पैदा नहीं होंगे और जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इन अफवाहों की वजह से मुस्लिम इलाकों में वैक्सीनेशन का फीसद भी बहुत कम है। जब इस सिलसिले में देवबंद CSC इंचार्ज डॉक्टर इंदिराज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन अफवाहों पर तवज्जो न दें, जिनमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद हमारे जिस्म का दिफाई निजाम कमजोर हो जाएगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे और इस टीके के लगवाने के बाद लोगों की मौत वाक़ हो जाती है। ये बातें बिल्कुल गलत और महज अफवाह हैं। उन्होंने शहर के लोगों से कोरोना से तहफ्फुज का टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन की असर अंदाजी का अंदाजा इस बात से नहीं लगाना चाहिए कि इससे एंटीबॉडीज कितनी मिकदार में पैदा हो रही है। वैक्सीन के टीके मुख्तलिफ तरह से मरीज को तहफ्फुज फराहम करते हैं। आलमी कोरोना वायरस से बेहतर होते हुए हालात के दरमियान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आइंदा 21 जून से दिन को कोरोना कर्फ्यू में मजीद 2 घंटों की राहत देने का फैसला किया है। आने वाले दोशंबे से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में नरमी रहेगी। वजीर आला आज वर्चुअल के जरिए एक आला सतही मीटिंग में रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन में नुमाया कमी के पेश नजर कोरोना कर्फ्यू में नरमी की मुद्दत 21 जून 2021 दोशंबे से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 340 नए केस सामने आए हैं और अब कोरोना से रिकवरी की शरह बढ़कर 98.3% हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के जरिए पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से निकाले गए 5 अराकीन असेंबली ने आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में मुलाकात करके रियासत की सियासत का पारा गर्म कर दिया है। मुलाकात करने वालों में BSP से निकाले गए अराकीन असेंबली के अलावा दीगर अराकीन भी हैं। समाजवादी पार्टी के जराये ने बताया कि पार्टी की आला क़यादत से कुछ वक्त पहले से ही BSP अराकीन की बातचीत चल रही थी। पार्टी के सीनियर ओहदेदार पीर की देर शाम दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं। रात में ही मुलाकात का खाका तैयार किया गया और सुबह तकरीबन 9 बजे BSP से निकाले जा चुके अराकीन से पार्टी के 4 अराकीन असेंबली ने मुलाकात की। उसके बाद ये सभी यकजा होकर SP सरबराह से मुलाकात के लिए पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत देते हुए कहा था कि रियासत में 2011 के बाद तामीर करदा गैर कानूनी मजहबी मकामात को फौरी तौर पर हटा दिया जाए और 2011 से पहले के तामीरात को मुंतजिमीन किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करके तामीर कराए। इसी का फायदा उठाते हुए बाराबंकी जिला इंतजामिया ने तहसील रामसनेही घाट के अहाते में वाक़ कदीम मस्जिद को दोशंबे की देर रात मुनहदिम कर दिया था और उसका मलबा मुख्तलिफ दरियाओं में बहा दिया गया था। वक्फ बोर्ड की तरफ से सीनियर एडवोकेट जयदीप माथुर ने बहस करते हुए अदालत को बताया कि यह मस्जिद 100 साल कदीम है और आज भी सरकारी रिकॉर्ड में उसकी जमीन दर्ज है। उनका कहना था कि SDM ने दफा 133 के तहत कार्रवाई करते हुए मस्जिद को शहीद करवा दिया, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। बहस के बाद जस्टिस राजन और जस्टिस लवानिया ने दोनों की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया है। बज़्म ख़वातीन के ज़ेरे एहतिमाम आज ज़नाना पार्क अमीनाबाद में इंटरनेशनल ओल्ड पर्सन अवेयरनेस डे पर बुजुर्ग और बीमार लोगों की हालत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रिरीन ने कोविड-19 पीरियड में बच्चों के जरिए वालिदैन के साथ बदसलूकी और उनके हुकूक मारने पर चर्चा की। इस मौके पर बज़्म की सदर बेगम शहनाज सिद्रत मुल्क का तालीमी निज़ाम में बदलाव की बात कही और सबको समाजी मसावत और आपसी भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर बज़्म की सदर बेगम शहनाज सिद्रत ने मुल्क के तालीमी निज़ाम में बदलाव की बात कही और सबको समाजी मसावत और आपसी भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया। प्रोग्राम की निजामत कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक हुई, जहां खवातीन ने मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासले का पूरा ख्याल रखा।
संभल के सिरसी सादात इलाके में महकमे सेहत की निगरानी में कोरोना की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं। इमाम हुसैन सोशल फाउंडेशन के दफ्तर पर महकमे सेहत की निगरानी में 45 साल की उम्र से ज्यादा लोगों ने टीके लगवाए। अगरचे अभी कोरोना की लहर में कुछ कमी हुई है और हुकूमत ने भी इसका इकरार किया है कि कोरोना के केस अब बहुत कम हो रहे हैं, मगर वैक्सीन को तिब्बी माहिरीन जरूरी करार दे रहे हैं, इसलिए वैक्सीन लगवाने के सेंटर पर कतारें लग रही हैं। आज इमाम हुसैन सोशल फाउंडेशन की जानिब से कोविड-19 का सेंटर लगाया गया, जिसमें पुलिस चौकी इंचार्ज संजय सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 50 लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवाया। नाज़रीन, अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में इस्तिगासा ने रियासत ओंटारियो के शहर लंदन में एक मुस्लिम खानदान पर गाड़ी चढ़ाकर 4 अफराद को कत्ल करने वाले शख्स पर दहशतगर्दी की फर्द जुर्म आयद कर दी है। पुलिस ने इल्जाम आयद किया है कि यह वाकया मुसलमानों पर हमले का सोचा समझा मंसूबा था। मुलजिम को दहशतगर्दाना सरगर्मी से मुंसलिक अक़दाम कत्ल के एक इल्जाम का भी सामना है। मुलजिम ने 46 साल सलमान अफजल, उनकी 44 साल बीवी मदीहा सलमान, 15 साल बेटी यमानी और 74 साल तलत अफजल को 6 जून को उस वक्त गाड़ी के नीचे कुचलकर कत्ल कर दिया गया था जब वो शाम को चहलकदमी कर रहे थे। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हालिया इंतखाबात के मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पड़ने वाले असरात का इंहिसार भरपूर अवामी मुशारकत पर है। मुल्क भर के गवर्नरों के इजलास से खिताब करते हुए ईरान के वज़ीर दाखिला अब्दुल रज़ा रहमानी फजली का कहना था कि कोरोना की वजह से इंतखाबी मुहिम चलाने में बाज़ रुकावटें जरूर हैं, जिनमें से एक ये है कि स्कूल बंद हैं, जो हमेशा अवामी मुशारकत का मरकज हुआ करते थे, जबकि यूनिवर्सिटियां भी बंद हैं, जो फ़आल सियासी मरकज और अवामी मुशारकत में इजाफे के लिए पेश रहा करती थी। उन्होंने कहा कि हमारी मसाजिद की सरगर्मियां भी जो अवामी मुशारकत का मरकज हैं और जहां उलमाए किराम लोगों के जहनों को रोशन किया करते थे, कोरोना की वजह से मुख्तसर नमाज जमात की अदायगी तक महदूद हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क के बेशतर सूबों में कोरोना की बंदिशों की वजह से सियासी जमातें, सदारती उम्मीदवार और उनके हामी अपना इलेक्शन कैंपेन माजी की तरह नहीं चला सके, क्योंकि बड़े इज्तिमाआत और कॉर्नर मीटिंगों की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक के एक सिक्योरिटी जरिए ने ऐलान किया है कि नामालूम ड्रोन तैयारों ने बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के नजदीक विक्टोरिया नामी अमरीकी फौजी ठिकाने को अपने हमले का निशाना बनाया है। इस जरिए का कहना है कि अगरचे इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम अमरीकी फौजी ठिकाने को माली नुकसान जरूर पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फौजी अड्डे में वाशिंगटन की सरकर्दगी में अमरीकी और उसके इत्तेहादी मुल्कों के फौजी तैनात हैं। हफ्ते के रोज भी बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे में वाक़ अमरीका के इस फौजी अड्डे पर इसी किस्म का हमला होने की रिपोर्ट मिली थी। इराक में अमरीकी मफादात और फौजी ठिकानों हत्ता कि नाम निहाद सिफारती मरकजों पर हमलों में हालिया कुछ अरसे के दौरान खासी शिद्दत आ गई है। इसी दरमियान असाइब अहलुल हक नामी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने ऐलान किया है कि जब तक इराक में अमरीकी फौजी मौजूद हैं, उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। चीन ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कोरोना वायरस के किसी लेबोरेटरी से लीक होने का खदशा जाहिर किया गया था। चीन ने ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि वाशिंगटन कोरोना वायरस की आलमी वबा की इब्तिदा से ही मुताल्लिक मामले को सियासी रंग दे रहा है और अमेरिका को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करनी चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बात जुमे के रोज चीनी खारजा पॉलिसी के एक सीनियर मुशींग यांगजी एची और अमेरिकी खारजा सेक्रेटरी एंटी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के बाद सामने आई है। इसराइली पार्लियामेंट में नाफिजुल अमल कानून के मुताबिक जो रुकन पार्लियामेंट काबीना का वजीर बनता है उसे पार्लियामेंट में अपनी नशिस्त से दस्तबरदार होना पड़ता है। खाली होने वाली नशिस्त उस वजीर की जमात के उस रुकन को मिलती है जो इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सका है। इस हवाले से इसराइल में गुज़िश्ता रोज मुनफरिद नौयत का एक वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक यमीनिया पार्टी के रुकन मतन कहाना को नई हुकूमत में मजहबी उमूर का वजीर बना दिया गया। इसके नतीजे में खाली होने वाली नशिस्त पर मज़कूरा पार्टी की जो खातून पार्लियामेंट की रुकन बनी है वो पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है, यानी वो बोलने और सुनने की कुव्वत से महरूम है। एम नसरुल्लाह नस्र का मजमून नई नस्ल की नई अदबी पौध डॉक्टर फातिमा खातून सफ़े 5 पर शाया हुआ है। मजमून निगार मौसूफा का तारुफ पेश करते हुए लिखते हैं, डॉक्टर फातिमा खातून भी अपने दिल में अदबी निगारशात की तमन्नाओं को बसाए बंगाल के गुलिस्तान अदब में कदम रंजा फरमा चुकी हैं और अपनी अदबी शिनाख्त कायम करने में मुनहमिक है। उनका ताल्लुक बंगाल के मारूफ इलाका मटिया ब्रिज कोलकाता से है। वो मौलाना आज़ाद गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बहैसियत असिस्टेंट टीचर बहाल है। हाल ही में उन्हें विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल हुई है। उन्होंने प्रोफेसर नियाज अहमद खान की निगरानी में अपना मकाला बउनवान
مغربی بنگال کے منتخب اردو افسانے ایک سماجیاتی مطالعہ لکھا ہے جس پر انہیں پی ایچ ڈی کی سند تفویض کی گئی ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ خاتون کو لکھنے پڑھنے کا شوق طالب علمی کے زمانے سے ہی رہا ہے۔ دوران تعلیم وہ مضامین اور کہانیاں لکھتی رہی ہیں۔ ان کی کہانیوں میں امید پر ٹنگا انسان، دوستی، میرا گھر، محبت اور رنگ بدلتی زندگی شامل ہے۔ چونکہ ان کا افسانوی سرمایہ اتنا اور اس قابل نہیں ہے کہ اس پر مدلل بحث کی جائے، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ جدوجہد میں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی ان کو ادب کی مستقبل راہ متعین کرنا باقی ہے کہ وہ کیا بننا چاہتی ہیں۔ ویسے ان کے یہاں پھیلاؤ زیادہ ہے اور فیصلہ کرنا مشکل۔ سینہ شعور کو پہنچتے ہی سیمیناروں میں ان کی شرکت ہونے لگی ہے۔ ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد بھی ان کا یہ شوق پنپتا رہا، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس میں شدت بھی آئی ہے تو بے جا نہ ہوگا، اس لیے کہ حال ہی یعنی 2018 میں ان کی تحقیقی و تنقیدی کتاب اردو میں ناول نگاری کی روایت اور گودان کے نام سے منظر عام پر آئی ہے۔ دوسری کتاب شمس کلکتوی پر مونوگراف مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں جمع ہے، جو القریب ہی اہل اردو کے ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے۔ مضامین کا انتخاب بھی کتابی شکل میں آنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ بندی یعنی فاطمہ عقیل اردو شاعری سے بھی شغف رکھنے لگی ہیں۔ ان کی غزلیں اخبارات کی زینت بنتی رہی ہیں۔ اگر کوئی خاتون اتنے اوصاف سے لیس ہو تو بے شک اہل علم و دانش کو متاثر کر ہی سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نووارد قلمکاروں کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی کم ہوتی ہے، یا اہل علم و دانش ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، وہ اکثر اپنی بے بضاعتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی لوگ تجربات و مشاہدات کی آنچ میں تپ کر ایک دن پختہ ادیب، قلمکار اور فنکار بھی بنتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ وہ ابھی اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کی تعریف کے پل باندھے جائیں، مگر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ رہنمائی فرمائی جائے۔ مجھے امید ہے کہ فاطمہ خاتون منت کشی پذیرائی کے بجائے اپنی علمیت اور ادبی صلاحیت کے زیر اثر ادب میں اپنی پہچان قائم کریں گی۔ عمرانہ کی ایک تحریر ماں ایک عظیم تحفہ عنوان کے ساتھ اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے، جس میں مضمون نگار نے قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہوئے ماں کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ گل گلشن انصاری کا افسانہ ایک غلطی اور فریدہ انجم کی غزل بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔